हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का नेशनल एकेडमी के चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 10 के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर पर 9 वीडियो और आ चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 या पार्ट 2, जो भी आपको पार्ट देखना है, पार्ट 1 बाई अजय सर, आपको वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछला क्लास में जहाँ तक पढ़े थे, नरस्ट इक्वेशन, गिब्स ऊर्जा और इस सब के बारे में पढ़ लिए थे। गिब्स ऊर्जा तक हो गया था। आज की क्लास में हम और उसको लेकर जितना भी नरस्ट इक्वेशन या जितना भी डाउट रहेगा उसको पहले अभी चर्चा कर लेते हैं कि आज का जो वीडियो है इसको या इससे पहले जितने भी डाउट्स हैं आपको क्वेश्चंस के, उन सब का 8 बजे जूम ऐप पे आपको शाम में 8 बजे आपको आना है ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्लास में आपको जूम ऐप पर डिस्कस कर लिया जाएगा। लिंक, उसका पासकोड और आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जितने लोग लाइव आ रहे हैं जूम ऐप पे तो वो अपना कैमरा और ऑडियो बंद कर दे रहे हैं। तो जब आप कैमरा और ऑडियो बंद कर दीजिएगा, यानी आप बोल नहीं पाइएगा, आपको हम देख नहीं पाएंगे, तो फिर उसमें जूम ऐप पर पढ़ने का फायदा, फिर तो आप यूट्यूब पर ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो अगर जूम पर पढ़ना है तो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करना पड़ेगा। वही लोग केवल आएंगे जिसको डाउट होगा या जिसको पढ़ना होगा, तो ऑडियो और वीडियो ओपन करके आएंगे, और नहीं तो आप यूट्यूब पर ही केवल पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो इस क्लास में अभी हम लोग को पढ़ना है वैद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता के बारे में पढ़ना है। तो वैद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता को जब पढ़ना होगा तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत अपघटनीय विलयन क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको पता ही नहीं रहेगा कि वैद्युत अपघटनीय विलयन क्या है तो उसकी चालकता कैसे देखेंगे। तो पहले एक शब्द हो गया कि वैद्युत अपघटनीय विलयन एक शब्द, और दूसरा चीज हम लोग सीख लेते हैं चालकता। पहले इन दोनों शब्दों के बारे में सीखेंगे, तब जाके कंबाइन सीखेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विद्युत अपघटनीय विलयन क्या होता है। तो वैद्युत अपघटनीय विलयन की जब बात करते हैं तो वैद्युत अपघटनीय विलयन जो है एक प्रकार के विलयन ही है। तो देखिए, अगर कोई विलयन है हमारे पास में तो उस विलयन से हो सकता है कि धारा का प्रवाह हो, और हो सकता है धारा का प्रवाह नहीं है। जैसे कि ये हमारे पास में केस 1 है, ये हमारे पास में केस 2 है। यहाँ पर हम विलयन में क्या किए हैं, जल में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को ऐड किए हैं, और यहाँ पर जो जल है वो प्योर वाटर है। ठीक है, तो अब दोनों ही केस में जब इसको हम पावर सोर्स से जोड़ते हैं, तो जब पावर सोर्स से जोड़ दिए, यहाँ पर बल्ब है और यहाँ पर 2 ये रॉड है। ठीक है, तो अगर ये रॉड दोनों है तो यहाँ पर अगर ये परिपथ जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये बल्ब जलेगा नहीं। तो क्या हुआ कि हम पाए कि जब हम शुद्ध जल में रखे थे तो ये बल्ब नहीं जल रहा था, लेकिन जैसे ही NaCl के में रखे इस रॉड को तो ये बल्ब क्या होने लगा, जलने लगा। और जलने लगा इसका मतलब यह हुआ कि इससे होकर धारा गया होगा तभी तो ये बल्ब जल रहा होगा, और अगर इससे होकर धारा नहीं जा पाया इसीलिए इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, विलयन धारा का प्रवाह कर रहा है। तो जब कोई विलयन क्या करता है, धारा का प्रवाह करता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह करता है, तो विलयन अपघटनीय विलयन होता है। और जब कोई विलयन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, विद्युत अनअपघटनीय विलयन होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनीय विलयन क्लियर हो गया कि क्या होगा, वैसा विलयन जो धारा का प्रवाह हो सके। देखिए, धारा का प्रवाह ठोस एवं द्रव दोनों से होता है। तो जब विलयन से धारा का प्रवाह होगा तब जाके उसको बोलेंगे कि अपघटनीय विलयन है। ठीक है, जैसे ठोस में होता था सुचालक और कुचालक, जिससे धारा का प्रवाह होता था उसे सुचालक कहते थे, उसी तरह से अगर द्रव रहेगा तो वैद्युत अपघटनीय विलयन कहेंगे। तो इसका परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो वैद्युत अपघटनीय विलयन का परिभाषा क्या होगा कि वैसे पदार्थ जो गलित अवस्था यानी कि द्रव की अवस्था में हो, या फिर उसका जलीय विलयन विद्युत धारा का क्या करता हो, चालन करते हो, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटनीय विलयन। समझ में आ गया। अब इसमें कि देखिए, जैसे देखिए ठोस जब रहता है तो उसमें जब धारा का प्रवाह होता है, जैसे कि इस रॉड में अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। उसी तरह से जो ये द्रव है, यहाँ पर ये द्रव है, इस द्रव में जब धारा का प्रवाह होगा तो इसी आयंस की वजह से होता है। तो जितने भी अपघटनीय विलयन होते हैं उसमें धारा का प्रवाह किसकी सहायता से होता है, आयन की गति के कारण। ठीक है, तो जब भी वैद्युत अपघटनीय होगा तो उसमें किसका हस्तांतरण होता है, आयन का। जब आयन जितना तेजी से जाएगा धारा का प्रवाह उतना तेज होगा, और अगर आयन तेजी से नहीं जाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। आयन की संख्या भी होती है, इन सब पे निर्भर करता है, आयन की गति को ही कहते हैं। ठीक है,
तो आयन होता क्या है, या आयन या तो धन आयन होगा, नहीं तो ऋण आयन, प्लस और माइनस वाला हिस्सा होता है। तो इसको लेकर अब अगर हमारे पास जो विलयन है वो बन रहा है, विलयन है, तो आयन की गति पर निर्भर कर रहा है। तो आयन की गति अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसी आधार पर वैद्युत अपघटनीय विलयन को दो हिस्सों में बांटा गया, प्रबल वैद्युत अपघटनीय विलयन और दुर्बल वैद्युत अपघटनीय विलयन। प्रबल कहने का मतलब ही नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा, जब प्रबल वैद्युत अपघटनीय विलयन होगा तो धारा का प्रवाह किससे हो रहा है, आयन से। तो अगर हमारे पास में देखिए वैद्युत अपघटनीय विलयन मतलब कि आयन का हस्तांतरण, और प्रबल है तो कोई भी प्रबल कब कहा जाता है, किसी काम में, जैसे कि पढ़ने में कोई प्रबल है यानी कि पढ़ने की क्षमता उसकी अच्छी है, कोई किसी काम को करने में प्रबल है यानी कि उस काम में उसकी क्षमता अधिक है। तो वैसे ही अगर विद्युत के रूप में प्रबल है यानी कि उसका आयन जो होगा, तो वैसे वैद्युत अपघट विलयन जिसमें लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं यानी कि वो पूर्ण रूप से आयन में बढ़ जाएंगे तभी तो धारा का प्रवाह करेंगे। तो जो जितना अच्छा से आयन में बढ़ जाएगा वो उतना ही प्रबल विद्युत अपघट होगा, और जो पूर्ण रूप से आयन में नहीं बटेगा तो वो धारा का प्रवाह कर सकता नहीं है, अच्छे से नहीं करेगा। इसका मतलब कि वो कैसा वैद्युत अपघट्य विलयन हो जाएगा, दुर्बल। जो अच्छे से धारा का प्रवाह करेगा तो प्रबल हो जाएगा यानी कि अच्छे से आयन में टूटेगा तो वो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएगा, और जो अच्छे से धारा का प्रवाह यानी कि अच्छे से आयन में नहीं टूटेगा यानी कि वो कैसा विलयन हो जाएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन। जैसे पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका होता है, जैसे हमारे पास में हो गया NaCl। NaCl जो होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य विलयन, क्योंकि ये जो होगा आसानी से प्लस और किस में टूट जाएगा, माइनस में। तो जो मेटल और क्या होता है, नॉन मेटल, धातु और अधातु से मिलकर जितना बनेगा वो सभी प्रबल में जाएगा, और जितना जो होगा धातु और अधातु से मिलकर नहीं बनेगा, जैसे कि CH3COOH, ये क्या हो जाएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इधर वाला हिस्सा भी अधातु है, इधर वाला हिस्सा भी क्या है, अधातु है, यानी ये आयन का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन NaCl, HCl या फिर MgCl2, ZnCl2 या फिर KCl, ये सभी क्या है, KCl यानी कि पोटेशियम धातु और Cl अधातु। तो यहाँ पर प्लस और क्या बन जा रहा है, माइनस। तो जहाँ पर प्लस और माइनस बनेगा यानी धातु और अधातु बनेगा तो वहाँ पर प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा, और जहाँ पर केवल अधातु होगा जैसे CH3COH या अन्य भी ले सकते हैं, तो वो सभी किसका निर्माण करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ये आसानी से आयन में टूट जाते हैं, ये आसानी से आयन में टूटते नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास में ओवरऑल प्रबल वैद्युत अपघट्य, जो अगर वैद्युत अपघट्य विलयन की बात करते हैं तो उसकी चालकता से पहले तो वैद्युत अपघटन हो गया। अब वैद्युत अपघट्य विलयन में अब हम लोग बात करते हैं चालकत्व को। ठीक है, तो चालकता को लेकर अगर बात करेंगे चालकत्व को, तो चालकत्व होता क्या है, तो ये जो होता है चालकत्व प्रतिरोध का विपरीत होता है। प्रतिरोध अगर आप पढ़ लिए तो उसी को उल्टा कर दिया, आपको क्या हो गया, चालकत्व। प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध होता है धारा का विरोध, यही तो होता है प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। यानी कि विभव जो होता है धारा को आगे बढ़ाता है, जितना अधिक विभव रहेगा, जितना अधिक विभवांतर बनेगा उतना ही तेजी से धारा का प्रवाह होता है, यानी ये धारा को बढ़ाने का काम करता है। ये धारा इधर से निकल रही है तो ये क्या करेगा, जितना भी ये इलेक्ट्रॉन है उनको रोकने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ये इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो धारा का विरोध अगर कर रहा है प्रतिरोध, तो चालकत्व तो इसके उल्टा है, और उल्टा है इसका मतलब कि ये धारा का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यानी कि प्रतिरोध अगर चालकत्व की बात करेंगे तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का यह क्या करता है, सुगमता यानी कि उसको सरल बनाता है, यानी उसको जाने में वो मदद करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध धारा का विरोध करेगा, और जबकि चालकत्व क्या करेगा, धारा को सुगम बनाएगा, आसान बनाएगा, जाने के लिए उसको रखेगा। ठीक है, तो जिसका चालकता जितना अधिक होगा उससे धारा उतना ही अच्छा प्रवाहित होगा, और जिसका प्रतिरोध जितना अधिक होगा वह धारा को अपने से होकर जाने नहीं देगा। ठीक है, उससे धारा कम प्रवाहित होगा। तो अब हम इसको सीखते हैं। देखिए, अगर हमको चालकत्व को सीखना है तो चालकत्व को दर्शाते हैं G से। ठीक है, कैपिटल G होता है, कई लोग इसको C से भी दर्शाते हैं, कंडक्टिविटी तो C से भी दर्शाते हैं, G से भी दर्शाते हैं। प्रतिरोध को दर्शाया जाता है R से।
ठीक है। तो जब आर से दर्शाया जाता है तो ये एक मान लीजिए कोई धातु है, अब इससे होकर ये इसके आयन हो गए धात्विक आयन, इससे होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस साइड से इस दिशा में हो रहा है, ठीक है। अगर इधर से हो रहा है तो जिधर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है इधर की डायरेक्शन को माइनस बोलते हैं, और जिस तरफ आता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का दिशा ये हो गया। तो धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, यानी धारा प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से किधर की तरफ हो गया है, प्लस की तरफ। अब इसमें ये कण जब तक यहाँ तक नहीं आएंगे तब तक धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। धारा का प्रवाह मतलब कि इनिशियल टर्मिनल से फाइनल पोजीशन तक आना, तो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इस प्लस वाले हिस्से तक धारा आएगा। तो हमको एक, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि आर जो होता है एल बाई क्या होता है ए, यानी कि अगर हम क्या करते हैं इस सिरे की लंबाई को खूब ज़्यादा बड़ा कर दिए, खींचकर अगर लंबा कर देंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा उसको जाने के लिए ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो ज़्यादा हिस्सों से देखिए, प्रतिरोध का मतलब यही हिस्सा से जब टकराएगा तो धारा का विरोध करेगा, वो इधर जाने नहीं देगा। अगर जाने में आसानी है इसका मतलब कि बढ़िया है, तो उससे धारा तेजी से प्रवाहित होगा, और अगर ये तेजी से नहीं जा रहा है इसका मतलब धारा का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो आर जो होता है अगर लंबा इसको कर दिए तो ये धारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो आर जो होता है एल बाई ए, और इस नियतांक को हटाने के लिए आर बराबर लिखा जाता है रो एल बाई ए, यही नोट किया जाता है। तो अगर हमको प्रतिरोध जो है विपरीत है, अगर विपरीत है इसका मतलब कि हम क्या लिखेंगे कि आर जो होता है बराबर क्या लिखेंगे, 1 बाई जी। यही तो है विपरीत का मतलब, उल्टा होता है, यानी आर बराबर 1 बाई जी। तो हम इसको चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जी के पद में जी लिखेंगे, तो आर था तो समानुपाती एल बाई ए था, तो जी के पद में जाएगा तो यही उल्टा हो जाएगा, ए बाई क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। अब यानी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई रो एल हो जाएगा। अब यहाँ पर रो जो ऊपर था और एल ऊपर था, वहाँ उल्टा हुआ तो नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में रो क्या होता है, ये रो जो है ये होता है प्रतिरोधकता, ठीक है, ये प्रतिरोधकता होता है। तो रो का जैसे प्रतिरोध का चालकत्व से संबंध था, उसी तरह से रो का संबंध होता है के से 1 बाई के। रो बराबर 1 बाई के, ये प्रतिरोधकता है, तो ये क्या हो जाएगा, चालकता, ठीक है। तो ये होता है चालकता, यानी कि हम इस 1 बाई रो को हम के पद में लिख सकते हैं, यानी कि लिखेंगे क्या, जी बराबर के ए बाई क्या लिख देंगे, एल, यानी कि चालकत्व तो क्या होगा, चालकता गुणे एरिया अपन में एल, लंबाई, ठीक है। तो ये जो होता है फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हम प्रतिरोध का पढ़े थे उसी के बदले में हम किसको लिख दिए हैं, जी को लिखे हैं। मान जो होता है जी के पद में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। समझ में आ गया। तो अगर आपको प्रतिरोध को पढ़े तो वही चीज चालकत्व हो गया। प्रतिरोध होता है धारा का विरोध करना, यानी धारा को होकर जाने नहीं देगा, और चालकत्व होता है कि वो कितना अच्छे से तेजी से धारा को क्या करने दे, जाने दे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि जो चालकत्व होता है, जैसे कि प्रतिरोध पढ़ते समय ध्यान दिया जाता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसी तरह से हम देखेंगे कि चालकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालकत्व पहला तो निर्भर करता है कि धातु की प्रकृति पर, जिस पे प्रतिरोध निर्भर करेगा उसी पर चालकत्व भी निर्भर करेगा। कि अगर धातु हमारे पास चांदी रहेगा तो चांदी में धारा का प्रवाह तेजी से होता है, सबसे सुचालक अच्छा है, यानी कि धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो धातु को बदल देंगे तो धारा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसके अलावा इसकी संरचना पर भी निर्भर करेगा। संरचना मतलब कि उसके लंबाई पर, चौड़ाई पर कैसे व्यवस्थित किए हैं, उसके हिसाब से धारा का प्रवाह भी होता है, ठीक है। इसके अलावा यह निर्भर करता है कि इस पे परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने से टकराते हुए जा रहा है, तो उन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी ये क्या होता है, निर्भर करता है। इसके अलावा ये निर्भर करता है ताप पर, और ताप को जब बढ़ाते हैं तो चालकत्व तो क्या होता है, कम होता है, यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि अभी अगर कम हो गया यानी कि धारा उतना तेजी से जा पाएगा नहीं। तो जब तापमान बढ़ जाता है तो उस समय जैसे गर्मी के दिन में धारा जो होगा वो कम तेजी से जाएगा,
जैसे कि समझिए इसको अच्छे से यहाँ से कि अगर देखिए ये जो कण है, अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इस टर्मिनल से, यानी ये वाला हिस्सा माइनस है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया प्लस, तो हमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाना है। और जब तक इस हिस्सा यानी ए से अगर बी तक नहीं जा पाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ए से बी ले जाने के लिए, तो अगर ये बीच में जो कण है, जैसे कि यहाँ पर ये तेजी से अगर घूम रहे हैं तो ज्यादा से टकराएंगे, तो अगर जब गर्म करेंगे तो कंपन बढ़ता है, यानी ये ज्यादा तेजी से टकराएंगे। लेकिन अगर ठंडा रहेगा तो तेजी से गति नहीं करेगा, तो ये उतना से टकरा पाएगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चला, तो अगर ये धीरे धीरे बीच वाला जो कण है, ये क्योंकि ठंडा है तो इसमें जो ये कण है ये कंपन नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधे निकल जाएगा, उतना से टकरा पाएगा नहीं। लेकिन कण ये अंदर वाले अगर कंपन तेजी से कर रहे हैं, तो जो आएगा बाहर से कण, वह इसमें से पार होने के लिए अधिक सारे कणों से टकराएगा, जिसके कारण अगर टकराएगा तो ये इस हिस्सा में तेजी से आ पाएगा नहीं। इसी बात को यहाँ पर है कि ताप को बढ़ाने पर क्या होता है, धारा का प्रवाह कम होता है, यानी चालकत्व भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अगले क्लास में।